ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग मई को देखते हैं। वो वेंग के साथ रोमांस कर रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वेंग उसे रोक रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मई का कहना था कि आई वॉन्ट यू, जस्ट किस मी। वेंग उसे कहता है आंखें खोल के देखो कि मैं कौन हूँ। मई उसे कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, वो तो बस इसके साथ लवी डवी होना चाह रही होती है। तो वही वेंग भी यहाँ पर मई को पसंद करता था, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ पर दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये मैं इस बारे में सपना देख रही थी। इस बात को 1 साल बीत चुके थे। वो सोच रही होती है कि मुझे हमेशा ही ये सपना क्यों आता है। वो अपने स्टीव ब्रोवेंग का फ़ोटो अपने कमरे में लगा के रखी हुई थी, जिसे देख करके सोच रही थी कि शायद उसे अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना चाहिए। इनका रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्यों, वो आगे हमें चल के पता चलने वाला है। तभी मई को आधी रात को एक नंबर से कॉल आता है। वो लड़का उसे कहता है कि वेंग का कार से एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, आ करके उसे ले जाने के लिए। ये सुनते ही मई परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी वेंग को देखने के लिए चली जाती है। इधर हमें पता चलता है कि वेंग का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, बस वो मई से मिलने के लिए ऐसा करता है। लेकिन इसके लिए वो जानबूझ करके अपनी महंगी कार जा करके टकरा देता है और सच में अपना एक्सीडेंट कर लेता है, ताकि मई सच में उसे सिंपैथी दिखाए। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर कि मई उसे देखने के लिए आती है। ऐसे इंसर्ट कंडीशन में वो देख करके उसका केयर करने लगती है, उसे पूछने लगती है कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। वेंग उसे कहता है कि पता नहीं, लेकिन अब बस मुझे छोड़ के मत जाना, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। फ्लैशबैक में हम लोग वेंग के बचपन की हालत देखते हैं। ये अपने डैड का नाजायज़ औलाद था, हालांकि इसकी फैमिली ने इसे अडॉप्ट करके रखा हुआ था। वेंग की मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी। वो लोग बचपन में ऐसे वेंग को पीटा करते थे तो मैं आकर के उसका हेल्प किया करती थी। मैं भी उन्हीं के घर में रहती थी। क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर वेंग ऐसे इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा होता है। मई को देख करके ये रहा नहीं जाता है। वो डॉक्टर से दवा लेने के लिए जाती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है। वेंग उसे कहता है चुपचाप यहाँ से खिसक लो, किसी हालत में मई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये एक्सीडेंट खुद किया है। उसका फ्रेंड शांति से वहाँ से निकल लेता है। उसे भी वेंग और मई के रिलेशनशिप के बारे में पता था। मई आने लगती है तो वेंग वापस से वीक होने की एक्टिंग करने लगता है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे घर लेकर के चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो उसे उसके घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो सोचती है कि इस तरीके से उसे चोट वोट लगा है तो केयर करना तो बनता है ना। वो उसे वहाँ पर लेकर के जाती है, अपने घर लेकर के जाती है। तो वो उसे कहता है कि मुझे फ्रेशन अप होना है, कुछ ड्रेसेस दे देने के लिए। मई जा रही होती है तो वो अचानक से स्लिप करके गिरने लगती है और वेंग के ऊपर गिरती है। वेंग उसे छेड़ रहा होता है। वो एक्शन में मई को पसंद करता था और कहीं ना कहीं वो इन बातों को उसे शो करते रहता था, लेकिन मई हमेशा ही उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। वो कहता है मेरे हाथ में चोट लगा है, थोड़ा मुझे अनड्रेस करने में मेरी हेल्प कर दो, वरना मैं फ्रेशन अप होने के लिए कैसे ही जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर वेंग को हेल्प करती हूँ उसे अनड्रेस करने में, और वो बहुत ही ज़्यादा वाला ऑकवर्ड फील कर रही थी। कहीं ना कहीं वो वेंग की फीलिंग को समझती थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं हो सकती थी। फिर वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि वो वेंग के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, वो तो उसके भाई फूलिन से एंगेज्ड है। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसा ही था। मैं गद्दा खरीद रही होती है फ़ोन पर बात करके, तो वेंग यहाँ पर आता है और उसे ऐसा लगता है कि वो मेल मॉडल बाय करने की बात करी है। मैं इससे वो पूछने लगता है तो मैं उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वेंग की बॉडी को ताड़ते हुए सोच रही थी इसकी बॉडी इतनी मस्त मस्त वाली क्यों है, मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही है उसके सामने से। वेंग इन चीज़ों को समझ रहा था। वो जानबूझ करके उसे थोड़ा और छेड़ रहा होता है। फिर वही कहती है कि मैं आ रही हूँ, चेंज करके वेट करना, फिर आकर के मैं दवा अप्लाई करूँगी। फिर वो भी फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। इधर जब वो चेंज करके आती है तो एक्चुअल में उसके पास सिर्फ यही एक नाइट ड्रेस बचा हुआ था। सारे ड्रेसेस उसने धुलने के लिए डाल दिए थे। वो यहीं पर कहती है कि तुम बेड पर आराम करो, मैं सोफे पर सो लेती हूँ। वेंग चुपचाप चले जाता है, लेकिन जैसे ही मई नींद में आती है तो बस उठा करके बेड पे लेके जाता है ताकि वो आराम से सो सके। मई गहरी नींद में थी, उसे पता नहीं चलता है। नींद में वो वेंग को हक कर लेती है। मस्त सपना देख रही होती है कि वो और वेंग दोनों रोमांस कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो वेंग को ऐसे हक की हुई थी। और यहाँ पर जब वो देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। वेंग उसे छेड़ने लगता है कि तुम तो खुद ही नींद में आकर के मेरे पास आ गई थी,
उसे नहीं बताता है कि मई को वो एक्चुअल में खुद उठा कर लेके आया हुआ था। अब वो वेंग को सॉरी कहने लगती है और कहती है कि एक्चुअल में वो बहुत नींद में थी तो उसे पता नहीं चला। वेंग उसे कहता है अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं ऐसा करने से साफ मना कर देती है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। वेंग रास्ते में अपना इमोशनल ड्रामा करते हुए कहता है कि एक्चुअल में ऐसा है ना कि यहाँ पर मुझे मेरे क्लासमेट्स बहुत बुली किया करते थे, लेकिन हाँ अब उनसे दोस्ती हो गई है। तुम्हें तो पता है ना मैं अपने घर का नजायज़ औलाद हूँ, लेकिन सिर्फ तुम ही थी उस घर में जो कि मुझे इतना ज़्यादा माना करती थी। मैं उसे कहती है कि मैं सब समझ रही हूँ, अपना ना ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करना। और फिर मैंग को वो कॉलेज छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि वो इनोसेंट है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेंग ने अपने रूममेट्स को ऐसे डांट डपट के रखा हुआ था कि अगर सिस्टर ने पूछा कि तुम लोग मुझे बुली करते थे तो तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा। वेंग ने एक्चुअल में फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया था अपने फैमिली के पीठ पीछे, और ये बात मई को भी नहीं पता था कि एक्चुअल में वेंग इतना ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग है और वो सब कुछ ऐसे सेट कर देता है। साथ ही में मई जिस डांस ट्रुप में थी वहाँ पर उसका प्रमोशन भी करने के लिए इस बंदे को बोल देता है। मई का प्रमोशन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है। इसी खुशी को वो अकेले सेलिब्रेट कर रही थी, ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर वेंग आता है और वो मई को कहता है कि इतना ड्रिंक क्यों किया तुमने। मैं उसे कहती क्योंकि मैं आज बहुत ही खुश हूँ। वो उसे संभाल के लेके जा रहा था तो कुछ गुंडे लोग उन्हें बुली करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने अकेला वेंग भला क्या ही संभाल पाएगा, लेकिन जब बात मई की आती है तो वह कुछ भी नहीं देखता और वो उनकी इतनी पिटाई करता है कि बस पूछो ही मत। सब वहाँ से फरार हो लेते हैं। आफ्टर दैट वो मई को संभालते हुए वहाँ से लेकर के जा रहा था। मैं इतनी ड्रंक थी कि कल रात क्या हुआ उसे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं थी। सिर्फ अगले सुबह इतना याद था कि वह वापस से मैं वेंग को ही हक करके सो रही थी। यही सोचते सोचते वो वापस से वेंग के कॉलेज पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, सोचते सोचते यहाँ कैसे पहुंच गई। दूसरी तरफ हम लोग फूलिन को देखते हैं जो कि कहने को तो वेंग का बड़ा सौतेला भाई था, लेकिन वो वेंग से नफरत करता था। और इस तरीके से वो यहाँ पर जब देखता है कि मई और वेंग दोनों इतने क्लोज हैं तो फिर वो उन दोनों को अलग करने का प्लान करता है, क्योंकि ओरिजिनली मई और फूलिन दोनों एंगेज थे। वो यहाँ पर मई से बात करने के लिए आता है, उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो वेंग मना कर देता है और कहता है मई मुझे लेने के लिए आई है तो मैं ही उसके साथ जाने वाला हूँ। ये कह के वो मई को वहाँ से लेकर के जाता है। मैं उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो फूलिन के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकता है। बात तो फैक्ट है कि वो ओरिजिनली मेरा फियांसे है। वेंग मन ही मन सोचता है कि वो कहाँ ही उससे शादी करने देने वाला है। अगले दिन वेंग के फादर का बर्थडे था, वो लोग उसके पार्टी में जाते हैं। वेंग ने जो गिफ्ट दिया था गुस्से में उसके डैड ने फेंक दिया था। वो हमेशा ही वेंग से चिढ़े रहते थे, उसे बुली करते रहते थे। फिर वेंग थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो फूलिन के डैड मई से कहते हैं कि कुछ दिनों में मैं यहाँ पर तुम्हारा एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर फूलिन के साथ होने वाला है। कुछ सोचते हुए मैं यहाँ कह देती है जब से उसने होल संभाला था तब से उसे यही सिखाया जा रहा था कि मैं और फूलिन दोनों पार्टनर्स हैं और वो दोनों आगे चल कर के नियर फ्यूचर में शादी वादी भी करने वाले हैं। तो मैं इसे अपना किस्मत समझ करके मान जाती है। लेकिन ये बात जैसे ही वेंग को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। मैं अपने कमरे में जाती है तो वेंग उसे ढूंढते हुए आता है और उसे ऐसे बुली करते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम फूलिन से एंगेजमेंट करने वाली हो। वो कहती है हाँ, उसके डैड ने मुझे बताया। वो कहता है तुमने उसे हाँ क्यों कह दिया। मैं उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि बचपन से ही मेरा एंगेजमेंट फूलिन के साथ सेट कर दिया गया है। वेंग उसे कहता है लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं कहती है मैं देख लूँगी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लायक हो। वेंग उसे कहता है ऑब्वियसली, और तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वह कहती है कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर के जैसे हो, मैं तुम्हारे ब्रदर से एंगेज हूँ। तभी फूलिन इधर आने लगता है। वो कमरे में अंदर एंटर करता है तो देखता है वेंग के सर पे जो चोट लगी थी उसके डैड की वजह से मई उसका फर्स्ट एड कर रही है। वो उसके डैड के बर्थडे पार्टी के लिए ड्रेस देने के लिए आया हुआ था जो कि उसकी मॉम ने उसे पहनने के लिए दिया हुआ था। अब यहाँ पर फूलिन उसे कहता है कि ज़्यादा देर मत करना, थोड़ी ही देर में सारे गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी से रेडी होकर के नीचे आ जाना, फैमिली मेरी तुम्हारा इंतज़ार करेगी। वही वो ड्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। फूलिन उसे कहता है कि जल्दी आ जाना
और इधर वेंग उसके जाते उसे कहता है कि तुम ये इतना गंदा सा ड्रेस पहन करके नहीं जा सकती हो, ये ड्रेस तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें एक दूसरा ड्रेस दे रहा हूँ, तुम उसे पहन करके जाना। मैं मान जाती है, लेकिन वेंग अब एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था उसे अपनी फीलिंग, अपना प्यार जाहिर करने के लिए। और वो यहाँ पर ये दिखा रहा होता है कि वो उसे कभी भी फुलिन से इंगेज नहीं होने देगा। मैं यहाँ पर वेन का बात मानती है और उसका दिया हुआ ड्रेस पहन करके नीचे पार्टी में जाती है, जहाँ पर के पार्टी में उसके फादर यहाँ पर आते हैं। वो सबको यही अनाउंस करने का प्लान कर रहे थे कि फुलिन और मई दोनों इंगेज होने वाले हैं। जब वो दूसरा ड्रेस पहन करके आती है तो फुलिन की मॉम पूछती है वो वाला ड्रेस कहाँ गया, तो मई बहाना कर देती है कि वह ड्रेस पे शैम्पेन गिर गया था, इसी वजह से मैं उसे पहन के नहीं आ पाई। उसकी मॉम ने जानबूझकर उसे घटिया सा ड्रेस दिया हुआ था। सबको ये लगे कि फुलिन के कंपेयर में मई बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, लेकिन मई बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर फुलिन के डैड सबको अनाउंस कर रहे होते हैं कि फुलिन और मई दोनों एंगेज होने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में वेंग आ जाता है और कहता है कि मेरा भाई मई को चीटिंग कर रहा है, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है और इस वजह से मई फुलिन से एंगेज नहीं हो सकती। फुलिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो वो उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला देता है, जिसके आगे वो कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी को लेकर के और तुम मुझे छोड़ करके किसी और लड़की से एंगेज हो रहे हो। फुलिन यहाँ पर मई को एक्सप्लेन करने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मई अब फुलिन से एंगेज नहीं होने वाली थी। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है और वो उसे चीट भी कर रही है। विंग मई को वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि भाई तुम्हारी बंदी तो तुमसे किसी हालत में एंगेज नहीं होने वाली है। उसके फादर बहुत ही ज़्यादा फुलिन पर गुस्सा कर रहे थे, सबके सामने उसकी नाक कट गई थी। इधर मई अकेले बैठ के वापस से ड्रिंक कर रही होती है। वह मुझसे बात करने के लिए आता और कहते क्या तुम इतना दुखी हो कि तुम फुलिन की वजह से ड्रिंक कर रही हो। वो उसे घर लेके जाता है, जहाँ पर कि मैं उसे कहती है कि नहीं, मैं फुलिन की वजह से सैड नहीं हूँ, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। इस बात पर वंग उसे कहता है इट मीन्स कि तुम फुलिन को पसंद नहीं करती। मैं कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं उसे पसंद करती हूँ नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं बचपन से उससे इंगेज हूँ, बाकी बातें ना तुम मुझसे कल करना क्योंकि अभी मुझे बहुत ही नींद आ रही है। ये बोल करके वो मस्त घोड़े बेच करके सोने लगती है। वेंग ने मई से पूछा था कि क्या वो उसे डेट करेगी, तो वो कह देती है कि हाँ वो उसे डेट कर सकती है। आफ्टर दैट वो मस्त सो जाती है। जब मई जगती है तो वेंग उसे कह रहा था कि तुम्हें कल रात मुझसे क्या कहा था वो तो याद है ना। वो कहती है कि नहीं, कल मैं बहुत नशे में थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था। उसे कह रहा था कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। इधर हम लोग देखते हैं कि फुलिन को उसके डैड डांट लगा रहा होता है और उस लड़की को अपने लाइफ से निकालने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए मई से शादी करना ज़रूरी है। मई और वेंग यहाँ पर आते हैं तो फुलिन के डैड उसे कहते हैं डोंट वरी, फुलिन उस लड़की से ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन मई कुछ कहती नहीं है, वो अपना सामान पैक करके अपने शहर वापस लौट रही थी। तो यहाँ पर इस तरीके से फुलिन उसे आता है और कहते तुम्हें पता है कि हम दोनों एंगेज हैं, मैंने उस लड़की को हटा दिया है, वो झूठ मूठ कर मुझे फ्रेम कर रही थी, मई को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे कहता है क्यों ना हम डेटिंग से शुरुआत करते हैं। आई नो हम दोनों शुरुआत से एंगेज हैं, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ कभी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, बट डेटिंग करते हैं। तो मई मजबूरी में उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उसे डेट करने के लिए तैयार है। तो वो उसे साथ में उसकी फ़्लैट छोड़ने के लिए जाता है। मई मना नहीं कर पाती है। रास्ते में उसने वेंग को मैसेज कर दिया था कि वो उस फ्लैट पर जा रही है, क्या वो आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेंग यहाँ पर किसी इंसान से बात कर रहा था। वो इंसान और वेंग दोनों ही मिल करके उसके डैड से रिवेंज लेने का प्लान कर रहे होते हैं। जब मई घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर वेंग पहले से प्रेजेंट है। वेंग पूछ होता है मई से कि फुलिन यहाँ पर क्या कर रहा है। इस बात पर उसे कहता है कि फुलिन कहता है कि मैं ये मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली है, तो अब इससे बात है मैं उसी के साथ रहूँगा ना, साथ तो तुम्हें नहीं रहना चाहिए। वेंग जब ये बात सुनता है तो उसे मन ही मन बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फुलिन मई से कहता है कि मैं जल्दी ही फिर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और हम साथ में डेट्स पर चला करेंगे। मई चुप थी। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से यहाँ पर वेंग उसे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बताओगे यहाँ पर चल क्या रहा है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में फुलिन ने मुझे डेट पर जाने के लिए बोला था। तो उसे कहता और तुमने हाँ कह दिया। वो कहती है हाँ, क्योंकि उसने उसे माफ़ी मांगा और बोला कि वो लड़की उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है।
इस बात पर वेंग उससे कहता है कि तुम सच में पागल हो या फिर ये तुम्हें पागल बना करके रखा हुआ है। तुम्हें चीज़ें साफ तौर से दिख नहीं रही, वो लड़का तुम्हें चीट कर रहा है, फिर भी तुम्हें उससे शादी करनी है। मुझ में क्या कमी है? मैं उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए वैसा फील नहीं करती हूँ। तो वो पूछता है फूलिन के लिए तुम ऐसा फील करती हो जो कि तुम्हें चीट कर रहा है। मैं खुद ही कंफ्यूज थी। पसंद तो वो वेंग को करती थी और नापसंद फूलिन को, लेकिन उसके मन में बहुत से कन्फ्यूजन थे। वो उसे समझाता है फूलिन तुम्हारे लिए सही नहीं है, मेरी बात का भरोसा करो। वो उसे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब करने लगे हो, अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। ये कह के वो अपने कमरे में जाने लगती है, जहाँ पर कि उसे ऐसे चोट वोट लगा था तो वो फर्स्ट एड कर रही होती है उसके हाथ का। उस देखती है कि वेंग को ऐसे चोट लगा है, तो वेंग जानता था कि मैं उसका केयर तो बहुत ही करती है, लेकिन इस केयर को प्यार में कैसे बदलना है। दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि एक्चुअल में कुछ लोग हैं जो कि मई को परेशान करने का प्लान कर रहे हैं, फूलिन के ग्रुप वाले। तो वो उन लड़कों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और जो कि मई की बुराई कर रहे होते हैं, उसे पकड़ करके वो उसकी इतनी पिटाई लगाता है कि वह दोबारा कभी मई का नाम लेने से भी डरने वाला है। लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि आखिरकार वेंग उसे पीट क्यों रहा है। वो तो कैजुअली ही यहाँ पर मई की बुराई कर रहा होता है और इस तरीके से सामने से आकर के वेंग उसे पीटने वाला तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी मस्त वाली पिटाई लगाने के बाद देखता है कि मैं उसे कॉल कर रही है। मैं उसे अपने दोस्तों से मिलाने के लिए बुलाती है, अपने डांस ग्रुप वाले दोस्त लोग, जिनमें से कि कुछ काफ़ी अमीर घराने से भी बिलोंग करती थी। तो वो वेंग की सेटिंग अपने ही किसी दोस्त से कराना चाहती थी। फिलहाल जो दोस्त यहाँ पर वेंग से मिलती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है और मैं से वो उसकी सेटिंग भिड़ाने के लिए कह रही होती है। मैं उसे कहती है कि अभी फ़िलहाल वेंग को चोट लगा है, मैं फर्स्ट एड कराने के लिए उसे लेकर के जाती हूँ और जैसे ही ठीक हो जाता है तो मैं तुम दोनों का डेट फिक्स करूँगी। ये बात है वेंग सुन नहीं पाता है और वो इस तरीके से मान जाती है। कहती है कि ठीक है, आई होप कि मुझे वेंग से दोबारा जल्दी ही मिलने का मौका मिले। वेंग मई को कहता है चलो घर चलो, यू नो ना मुझे चोट लगा है, मुझे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। वो ना मई से अब एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह पा रहा था। मैं उसे लेके जाती है, उसे पूछ रही होती है कि आखिरकार उसे चोट लगा कैसे, लेकिन वो उसे इस बारे में नहीं बताता है। साथ ही में वो वेंग को गिफ्ट करती है एंड गेस करो कि वो उसे क्या गिफ्ट करती है। वो उसे गिफ्ट करती है प्रोटेक्शन और कहती है कि आने वाले फ्यूचर समय में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होने वाली होगी। तो वो उसे कहता है मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, मैं तो किसी एक ही लड़की को पसंद करता हूँ और वो मेरे सामने है। मैं उसे कहती है मजाक का वक्त नहीं है, अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो गए और तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वेंग से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की के साथ रोमांस किया है। वो कहता है हाँ। मैं उससे कहती लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। वेंग कहता है तो क्या गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है रोमांस करने के लिए। मैं थोड़ा गुस्सा करके कहने लगती है कि तुम कैसे बुरे होते जा रहे हो, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे क्या पता कि वो खुद मई के बारे में बात कर रहा है। वो दोनों एक्चुअल में एक बार इंटीमेट हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। उसने यहाँ पर वेंग को बुलाया हुआ था उसकी सेटिंग भिड़ाने के लिए, तो उसके बुलाने पर वेंग यहाँ पर आ जाता है। वो लड़की इस तरीके से तैयार थी और वेंग को तो कुछ पता ही नहीं था कि एक्चुअल में मई उसे क्यों ही बुला रही है। जब वो यहाँ पर आता है तो मई को ऐसे लड़कियों के साथ देख करके वह समझ जाता है कि वो यहाँ पर उसे किसी के साथ फिक्स करने का प्लान कर रही है। वह लड़की ऐसे वेंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन वेंग उसे इग्नोर कर रहा था और वो वही मई से ज़्यादा बात कर रहा था। मैं यहाँ पर वॉशरूम जाने के बहाने उठ के चली जाती है और धीरे धीरे सारी लड़कियाँ उन दोनों को छोड़ करके चली जाती है। तब यहाँ पर वेंग को समझ में आता है उसकी दोस्त ऐसे वेंग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, तो वेंग उसे सबक सिखाता है और कहता है खबरदार जो तुमने ऐसा दोबारा हरकत किया तो। वैसे कहती है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुम यहाँ आए क्यों। वेंग कहता है अबे ओ अकल की अंधी, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे मई ने बुलाया ऐसे आया हूँ। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। घर जाता है तो मई पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम सच में मुझे उस लड़की के साथ अकेले छोड़ करके आई थी, तुम सच में मुझे उसके साथ सेट करना चाहती हो। मैं उसे कहती है गलत क्या है, खूबसूरत है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, सिंगल है, तुम्हें पसंद करती है। मैं उससे कहता है और मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना। ये बोल करके वो मई को किस करने लगता है।
लेकिन मैं उसे रोकती है। वो गुस्सा करके अपने दोस्तों के साथ फाइटिंग करने के लिए चले जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अब मई को पता है कि फूलिन का जो डैड है उसी ने उसके डैड को मारा है बिजनेस के फ़ायदे के लिए, तुम उसे ये बातें बता क्यों नहीं देते। इस बात पर वेंग उसे कहता है कि मैं अभी उसे ये बातें नहीं बता सकता, अगर अभी उसे ये बातें बताऊँगा तो फिर वो टूट जाएगी। पहले मुझे इसके खिलाफ़ पूरा सबूत जमा करने हैं और मुझे खुद ही फूलिन के डैड को सबक सिखाना है, उन्हें जेल भेजना है। दरअसल मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और फूलिन के फैमिली ने मई को बचपन से इसी रीजन से अडॉप्ट किया है क्योंकि फूलिन के डैड ने खुद अपने हाथों से मई के डैड को मारा था और वो फिर इस तरीके से उससे रिवेंज लेने का प्लान कर रहा है। अगले दिन वापस से वो लड़की ऐसे वेंग के साथ आ जाती है, उसके साथ फ्लर्ट करते हुए, और मई को ये बात पता नहीं था। वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है और कहीं ना कहीं वेंग के ही बारे में सोच रही थी कि क्या सच में वो दोनों एक हो सकते हैं, क्योंकि प्यार तो वो भी उतना ही वेंग से कर रही होती है। वेंग को पता चलता है कि मई यहाँ पर है तो वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर चले जाता है। वो उसे ऐसे ड्रिंक करते हुए देखता है तो वो रो रहा था। उसके दोस्त लोग यहाँ वेंग को अपने साथ आकर के बैठने के लिए कहती है, लेकिन मैं यहाँ पर वेंग को उस लड़की के साथ अकेले छोड़ देती है कि वो एंजॉय करें, और यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ वापस से वहाँ से निकल जाती है। वेंग को मई की इन हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा था कि इस लड़की को मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ ये मेरी तरफ देखता तक नहीं है। उस लड़की को काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पर दिखता है। वेंग उसे अकेले में मिला था और वो उसे वो लव डोज दे करके वाइन ऑफ़र करती है। ये जानने के बाद भी वेंग को पता था कि मतलब उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है, फिर भी वो ड्रिंक करने के लिए तैयार था और वो वेंग के इमोशंस को जानने के लिए एक्शन में वो ड्रिंक कर लेता है। उस लड़की को लगता है कि सच में वो उसके साथ रहना चाहता है, इस वजह से ड्रिंक किया, लेकिन ऐसे डांटते हुए कहता है, शक्ल देखी है अपनी, आए हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, मेरे खुद के प्लान्स है, दैट्स वाई मैंने ड्रिंक किया, अब चलो हटो, मुझे परेशान मत करो। ये कह के वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। वो तब तक उसकी नौटंकियों को झेल रहा था, तब तक के बीच में मई इंक्लूड नहीं होती है। उसे इग्नोर करके वो घर पहुंचता है जहाँ पर कि मई सोच रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर वेंग जो है वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होगा। तभी वहाँ पर वो वेंग को देखती है और उसे ऐसे लव डोज दिया गया था, ये बात भी उसे पता चलता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसके ग्रुप में से किसने उसे वो लव डोज दिया होगा। वेंग मई के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है लेकिन वो उसे कंट्रोल करने के लिए बोलती है। फिर वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है और जब तक वो आता है तो मई सो रही थी, तो फिर उसे छोड़ देता है। उसे फूलिन का मैसेज आया हुआ था, मई को उसने कल मिलने के लिए बोला था। वेंग को गुस्सा आने लगता है लेकिन मई उससे मिलने के लिए जाती है। वो उससे मिलने के लिए गई थी ये कहने के लिए कि वो उससे इंगेज नहीं हो सकती, वो उसके लिए फील नहीं रखती है। तो वो उसे कहता है, वेंग की वजह से ये सब कुछ कर रही हो, वेंग तुम्हारे लायक नहीं है, मुझे इतना सिंपल दिखता है, वो है नहीं, उसकी असलियत मैं तुम्हें बताऊंगा। अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें प्रूफ ला करके देने वाला हूँ कि वो इतना सिंपल नहीं है। मैं उसे कहती है कोई और रीज़न नहीं है, प्रॉब्लम बस यही है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा करके वो चली जाती है। वेंग वहाँ से निकलता है तभी एक कार आकर के उसका एक्सीडेंट कर देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, वेंग ने ही करवाया था और वो फूलिन से बहुत ही गुस्सा था, दैट्स वाई वो ऐसा कर रहा होता है। अब उस ड्राइवर को वहाँ से साइड छोड़ करके जाने के लिए बोलता है ताकि कोई ये ना जान पाए कि एक्चुअल में वेंग ने ही उसका इस तरीके से एक्सीडेंट करवाया था। अगले दिन मई को पता चलता है कि फूलिन का एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में है, तो वो जा रही थी उसे देखने के लिए। तो वेंग उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो उसके साथ हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कि फूलिन का पैर एक्चुअल में फ्रैक्चर हो गया था और उसे पूरी तरीके से ठीक होने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। फूलिन मई को कह रहा था कि आई नो अब तो मुझे और पसंद नहीं करोगे क्योंकि मैं तो क्रिपल हो चुका हूँ। मई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पैर से फ्रैक्चर हुआ है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वेंग यहाँ पर इस तरीके से मई से चिपक रहा था फूलिन के सामने ही, और फूलिन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वेंग और मई की शादी हो गई तो फिर कंपनी की प्रॉपर्टी उसे कैसे मिलेगी। मैं यहाँ पर फूलिन को क्लियर करती है कि वो बस उसे नॉर्मली एक फ्रेंड मानती है और वो उससे शादी नहीं कर सकती। उसके वहाँ से जाती ही फूलिन की मॉम आते उसे कहती है तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर वेंग की शादी मई से हो गई तो फिर हमें ठेंगा हाथ लगने वाला है। तो वो कुछ और प्लान कर रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि वेंग मई को कमरे में लेके जाता है, उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और तुमने
मेरे लिए क्या प्लान किया हुआ है। एक्चुअल में मैं भूल गई थी कि आज वेंग का बर्थडे है। वो मार्कर से लेकर के उसके हाथ में एक वॉच बना देती है और कहती है कि अभी के लिए इसे ही गिफ्ट समझो, मैं तुम्हें कल एक वॉच ला करके ज़रूर दूंगी। तो फिर वो मार्कर से मैं के हाथों में एक रिंग बना देता और कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिंग गिफ्ट में है। मैं इस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसी बच्चे जैसी हरकतें क्यों करता है, लेकिन वो एक्चुअल में उससे प्यार करता था। दोनों बाहर जाकर के ड्रिंक कर रहे होते हैं। शायद मैंग यही चाहता था, मई के साथ एक सुकून भरा वक्त बिताना, जो कि उसके लिए किसी गिफ्ट से बड़ा नहीं था। तो मैं उसे मना नहीं करती है और वो दोनों ही यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर कि दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन का फ़ायदा वेंग नहीं उठाता है और वो मई को छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि कल सुबह कहीं उसे वापस से रिग्रेट ना हो। और यहाँ पर उसे उसके अंकल का कॉल आता है, वही अंकल जिसके साथ वो मिल करके काम कर रहा था। वो उसे मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो उसे कहता है हमें हमारे प्लान को जल्द ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो चाहता था कि वो फूलिन की जायदाद ले ले। अब ऐसा करने के पीछे उसका क्या रीज़न था वो तो हमें कहानी के एंड में ही बताया गया है, बट इतना ज़रूर पता चलता है कि वेंग जो आज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसी अंकल के हेल्प से वो इतने कम समय में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया, वरना ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। अगले दिन मई जगती है तो देखती है कि वेंग इंजर्ड है और वो उसका केयर कर रही होती है। वह कहती है कि वो कहाँ ही लड़ते भिड़ते चलता है, इस तरीके से उसे इंजरी होती रहती है। वेंग उसे इस बारे में नहीं बताता है और अगले दिन जब मई इस तरीके से उस गर्ल से मिलती है तो वह कह रही होती है तुम्हें पता है तुम्हारा वो सो कॉल्ड स्टेप ब्रदर को पता था कि उस वाइन में वो लव डोज मिला हुआ, फिर भी उसने पिया। कहीं तुम्ही दोनों के बीच में तो कोई अफेयरबाजी नहीं ना चल रहा है। इस तरीके से ये जानने के बाद भी उसने ड्रिंक किया और वो फिर तुम्हारे कमरे में तो नहीं चला गया। मैं खींच के उसे थप्पड़ लगाती है और दोनों के बीच यहाँ पर ऐसा लड़ाई होने लगती है। जो यहाँ का मेन टीचर था वो आता है और वो मई को सपोर्ट करता है, क्योंकि वेंग ऑब्वियस सी बात है कि उसका बैकर था, तो वह कैसे भी नहीं चाहता था कि मई को यहाँ पर कोई हर्ट हो, वरना वेंग तो उसकी पूरी कंपनी ही बर्बाद कर देने वाला था। वोल्टर उस लड़की को ही डांटते हुए कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो, ठीक है। हम सबको तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता है। दूसरे को जज करने से पहले बेहतर होगा कि तुम खुद के बारे में पहले सोच लो। अब वो यहाँ पर मई का फिक्र कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलती है हाँ सी ठीक है। बाहर जाती है, वेंग से मिलती है। वेंग उससे फिक्र कर रहा था कि उसे चोट लगा क्या। वो कहती है पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़की कह रही थी कि तुम जानने के बाद भी वो ड्रिंक किया कि उसमें लव डोज मिला हुआ था। वेंग उसे कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है या पूरी दुनिया पे। वो लड़की झूठ बोल रही है। वो ऐसे उसे झूठ बोलता है तो वेंग उस पर ट्रस्ट कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे एक्चुअल में प्यार करती थी। वो यही चाहता था कि वो उससे प्यार करे। वो उसे कहती है आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम इतने अमीर घराने से लगते हो, तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा कार है, तो फिर आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ कैसे मिलता है। वेंग इसकी बातों को टाल देता है। आफ्टर दैट वो उस गर्ल को किडनैप कर लेता है जिसने कि मई को हर्ट किया था। उसके फेस को स्क्रैच करते हुए कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मई को बुरा नहीं लगना चाहिए। कल वो जाकर के खुद ही मई को सॉरी बोलती है। वो ये डांस ट्रूप छोड़ चुकी थी। कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम पर डाउट किया। पर नहीं बताती है कि मेंग ने इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया है। उसकी हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन उसे डाउट होने लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उस मेन हेड से जाती है पूछने के लिए चल क्या रहा है यहाँ पर। तब उसे ये भी बात साथ में पता चल जाता है कि एक्चुअल में वेंग ने ही मई को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए बोला था। वो इस बात से उल्टे कुछ आ जाती है कि उसे उसके टैलेंट पर भरोसा ही नहीं है, जो कि वो उसका इस तरीके से हेल्प करने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो काफ़ी गुस्से में वेंग से मिलने के लिए जाती है और उसे कह रही होती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं समझ पाऊँगी, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे सच सच बताओ। लेकिन वेंग को समझ नहीं आता है कि वो किस चीज़ की बात कर रही है। वो उससे दूर रहने के लिए कहती है तो वो गुस्सा आ जाता है और कहता है मैंने क्या गलती की, पहले मुझे गलती बताओ, मैं उस गलती को सुधारूंगा, लेकिन मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तुमने मेरा प्रमोशन क्यों करवाया, मुझे लगा कि शायद मुझे ये प्रमोशन मेरे टैलेंट के दम पर मिला है। उसे कहता है क्योंकि मैं भी तुम्हारा केयर करना चाहता था, जैसे बचपन में तुम मेरा केयर करती थी। बिना कुछ बोले मैं ही चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अब उसे वेंग के बिना बहुत ही वियर्ड सा फील हो रहा था।
उसका फ़ोन नींद में गिर के अचानक से ऐसे टूट जाता है। अगले दिन वो अपना फ़ोन बनवाने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि वेंग घर पर नहीं था और वो बाहर जा चुका था। वो अपना फ़ोन ऐसे बनवाने के लिए देती है, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में ये फ़ोन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसमें एक ट्रैकर लगा हुआ है और वो समझ जाती है कि वेंग ने उसे ट्रैक करने के लिए ऐसा किया होगा। फिर फ़ोन बनते ही यहाँ पर फूलिन उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे वेंग के बारे में बताता है, किस तरीके से वो एक्चुअल में कोई सिंपल इंसान नहीं है। वो इतना तो समझ ही चुकी थी। वो उसे वेंग की आइडेंटिटी बताता है और उसे कहता है कि मेरा एक्सीडेंट भी यहाँ पर वेंग नहीं करवाया था। मई को जब ये बातें पता चलती है तो वो शॉक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ एक्चुअल में वेंग करने वाला है। फूलिन जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था कि मई अगर उसकी नहीं हुई तो वो उसे वेंग से भी किसी हालत में शादी नहीं करने देगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं मई चुपचाप वहाँ से निकल के घर जाती है। घर जाती ही वो वेंग से रोमांस करती है। वेंग को तो लगा था कि शायद वो उससे प्यार करने लगी है, दैट्स वाई ऐसा कर रही है, तो वो खुद को नहीं रोकता है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मई यहाँ पर वेंग को उससे ब्रेकअप करने के लिए पूछती है। तो वो उसका रीज़न पूछता है कि आखिरकार मैटर क्या है। तो वो उसे कहती है, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। एक्चुअल में तुम खुद भी बहुत अमीर हो, तुम्हारी खुद की कंपनी है और तुम ही ने यहाँ पर फूलिन का एक्सीडेंट कराया था। वो अपना रीज़न देने का कोशिश कर रहा था, अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि आखिरकार मैटर क्या है, लेकिन वही कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। और वो वेंग को कहती है, इस बातों को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे भी तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना, तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते थे, वो मैं हो चुकी हूँ, अब चले जाओ यहाँ से। लेकिन वेंग उसे समझा रहा था कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल उसके साथ इंटीमेट ही होना चाहता है। जैसे ही यहाँ पर मैं उसे छोड़ करके थोड़ी ही आगे बढ़ती है टैक्सी में, तभी उसे कॉल आता है कि वेंग का वापस से एक्सीडेंट हुआ है। अब मैं ये देख करके खुद को रोक नहीं पाती और वेंग को देखने के लिए जाती है। उसके साथ बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही होती है। वेंग उसे कहता है, देखो मुझे डांट लो, मुझसे गुस्सा कर लो, लेकिन इस तरीके से बिहेव मत करो। मैं उससे कहती हूँ, तुम्हें पता है कि मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया और अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और वेंग सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो जल्दी ही उसे अपने लाइफ में लाने वाला था। वो वापस से वही रूथलेस इंसान बन जाता है जो कि वो पहले अपने रियल लाइफ में हुआ करता था। वो सिर्फ और सिर्फ मई के लिए जेंटल था और किसी के लिए नहीं। अपनी दुनिया में तो वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस था। साथ ही में वो यहाँ पर फूलिन के डैड को सबक सिखाने का भी पूरा प्लान कर रहा होता है। मई जितना ज़्यादा हो सके वेंग को इग्नोर कर रही होती है। वो खुद के कनेक्शंस बना रही थी, खुद ही अपने लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती जा रही होती है। वेंग उसका हेल्प करने का कोशिश करता है। वो उससे बहुत ही गुस्सा थी, लेकिन वेंग उसका हेल्प करना नहीं छोड़ता है। एक लड़का यहाँ पर मई को छेड़ने का कोशिश कर रहा होता है, तो वेंग यहाँ पर आता है और उसे उठा के वहाँ से लेकर के जा रहा था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद वो मई को छेड़ रहा है, तो बात पुलिस तक पहुँच जाती है, लेकिन मई वहाँ पर क्लैरिफाई करती है कि नहीं, वेंग उसे छेड़ नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसे वहाँ से जाने दिया जाता है। वेंग उसे कहता है, थैंक्स मुझे जेल ना जाने देने के लिए। मैं उसे कहती है कि अब हम यहाँ क्लियर होते हैं, तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे तुम्हारे बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वेंग उसे कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना होगा। मई वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो और वेंग बिल्कुल नहीं मिलते हैं। फिर अचानक से उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कह रही होती है कि एक्चुअल में कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं आकर के उसका हेल्प करने के लिए। मई को लगता है वो पिछली बार वाला मैटर है, जैसा कि क्लब में पिछली बार कुछ गुंडे लोग उसे छेड़ रहे थे, तो वो उसे देखने के लिए जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो वेंग था जो कि मई से मिलने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जब वो इससे मिलती है तो वेंग उसे काफ़ी मनाने का कोशिश करता है, लेकिन मई उसे कहती है, मैं एक झूठ बोलने वाले इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरी इस बात को तुम समझते क्यों नहीं हो। वेंग जब तक पूरी तरीके से फूलिन के डैड के खिलाफ सबूत नहीं जमा कर लेता तब तक वो मई को उस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। इसी वजह से उसे ना बताने का ही डिसाइड करता है। बट वो उसे अपने बारे में बताता
है कि किस तरीके से उसके फैमिली उसे इतना बुली करती थी और वो अपनी फैमिली से यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आया हुआ है। वो मैक बताता है कुछ ऐसी बातें हैं जो फ़िलहाल तुम ना ही जानो तो बेहतर है, लेकिन डोंट वरी, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं धीरे धीरे वेंग की बातों में आने लगती है। वो उसे समझाता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो, बस तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हो। इस बात को एक्सेप्ट करो, तभी तो तुम्हें सच्चाई पता चलेगा। और यहाँ पर वैसे कहता है कि मैं तुम्हारा एक्चुअल में कोई भाई नहीं हूँ, तुम्हें इस बात को अच्छे से जानती हो, तो फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने में क्या ही दिक्कत है। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं और अगले दिन मैं इस तरीके से उसके पुराने घर जाती है, उनके अंकल आंटी के घर, जिनसे वो कभी कभी मिलने के लिए आते रहती थी। तो वेंग भी उनके साथ जाता है। यहाँ पर इस तरीके से उसकी आंटी उसे बताती है कि एक्चुअल में बेटा, फूलिन की जो डैड है उसी ने तुम्हारे डैड को मारा है। वो वेंग को देखती है, यहाँ पर पहचान जाती है। तो मैं ही समझ जाती है कि एक्चुअल में जो वेंग कौन सी बातें उसे छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे सच्चाई यहाँ पर पता चलता है। और इस तरीके से बताती है कि मैंने तुम्हारी मोम को बचाने का कोशिश किया था, लेकिन मैं बचा नहीं पाई थी। वो फूलिन से वेंग से बात करती है। वो कहता है यही सीक्रेट था जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। इतने टाइम से मैं फूलिन के डैड के खिलाफ सबूत जमा कर रहा हूँ और फाइनली पूरे सबूत जमा हो चुके हैं। मैं उससे कहती है तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं जानता हूँ कि वो इंसान तुम्हें क्यों रखा हुआ है, और अगर उसे पता चलेगा कि तुम्हें सच पता चल गया तो वो तुम्हें भी तुम्हारे मॉम डैड की तरह मार डालेगा। फाइनली वक्त आ गया था रिवेंज लेने का। मैं यहाँ पर वेंग के साथ अब फूलिन के घर लौटती हूँ, जहाँ पर कि वेंग के ऐसे बदतमीज वाले बिहेवियर से फूलिन के डैड शॉक हो जाते हैं। वो उसे कहता है कि फाइनली अब वक्त आ गया है तुमने जो घटिया काम किया है उसका पनिशमेंट पाने का। फूलिन के डैड समझ जाते हैं कि मई को भी पता चल गया है कि एक्चुअल में उसके डैड को उसी ने मारा है। वो लोग उसे जान से नहीं मारेंगे, उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें फूलिन से भी बदला लेना है, क्योंकि वो भी बहुत ही बुरा है। मैं ही उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे ऐसे बुली करने लगता है। वो क्रिपल्ड होने की एक्टिंग कर रहा था कि उसके पैर में चोट लगा है, तो वो चल नहीं पा रहा है। सबका जिम्मेदार वेंग को ही ठहरा रहा था, लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है तो वो मई को बुली करने लगता है कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन तब तक वेंग यहाँ पर आ जाता है मई को सेव करने के लिए और वो फूलिन की पिटाई करने लगता है। वो उसे बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार डालें, मैं उसे रोकती और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए बोल देती है। वो दोनों घर लौटते हैं, जहाँ पर कि वो मई को किस करके बोलता है, अब तुम्हें समझ में आया ना कि केवल मैं ही तुमसे सही में प्यार करता हूँ। फीलिन बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं था। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाती है। अगले कुछ दिनों में उनके घर में पार्टी जानबूझकर वेंग रखता है, जहाँ पर कि वो फूलिन के डैड की रियलिटी सबके सामने लाने वाला था। ये सारी बातें वो मई से शेयर करता है, डिस्कस करता है कि उसे ये करना है, तो मई इस चीज़ के लिए मान जाती है। फाइनली उस पार्टी का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि वो लोग फूलिन के डैड को लेकर के आते हैं। इतने दिनों से वो लोग फूलिन के डैड को स्लो पॉइजन दे रहे होते हैं और वो धीरे धीरे इंसान मर रहा था। यहाँ पर उसकी सारी काली करतूतों को सबके सामने रख दिया जाता है कि इस तरीके से उसने मई के डैड को जान से मारा था, और यही सारे सबूत उसने पुलिस के हवाले भी कर दिए थे। तो पुलिस आकर के फूलिन के डैड को पकड़ के लेकर के जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो इनके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके लाइफ में कोई विलन नहीं बचा था। मई के मॉम डैड का मौत का बदला मई फूलिन के डैड से ले चुकी थी। वो दोनों ही जेल में थे और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी के एंडिंग में वेंग और मई दोनों ही शादी कर लेते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।